गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग यहाँ गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जमा हुए हैं और हम लोग समझने का ये प्रयास करेंगे कि आज के दिन का इम्पोर्टेंस और इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को पाने के लिए शहीदों की क्या कुर्बानियाँ रही हैं, उस चीज़ पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। प्लस जैसा कि आप जानते हो कि इस दिन को सेलिब्रेट करने का जो सबसे अहम वजह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, यहाँ का जो आइन है, तो उसको तो पूरा डिटेल करना खैर बहुत मुश्किल है, बट जो उसकी जो प्रस्तावना है, जो उसका अहम है, जो उसकी आत्मा कही जाती है, उस पर आज हम लोग थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, जैसा कि आप लोग जानते हो, जो प्रतिवर्ष आज ही के दिन यानी कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1935 का अधिनियम कहा जाता है, को हटाकर भारतीय संविधान को लागू किया गया। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून के राज्य को स्थापित करने के लिए संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को। बट ये 1949 में ही बन गया था, प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से फॉलो किया गया था 1950 को। और बट इसे 26 जनवरी को इसलिए फॉलो किया गया क्योंकि जो हमारे राष्ट्र के जो निर्माता लोग थे, उन्हें 26 जनवरी पहले ही से मतलब इम्पोर्टेंट डे चला रहा था। जैसे कि पंडित नेहरू और जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं इंडिया के, उन्होंने अंग्रेज़ से ये विनती की थी कि हमें पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाए, नहीं तो फ़िलहाल के लिए कम से कम कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस हैं जिसको आपको मानना होगा और भारतीयों की इस चीज़ में मुख्य चीज़ में आज़ादी देनी होगी। लेकिन ब्रिटिशर्स हुकूमत जो है इस चीज़ से इनकार करती है। इसका नतीजा ये होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 की ही बात है, उस वक्त में ही 26 जनवरी 1930 को ही वो झंडा फहरा देते हैं। पूर्ण स्वराज का एक संकल्प लिया जाता है उस वक्त में ही। इसी वजह से हम लोग, हालांकि 1949 में ही ड्राफ्ट बन चुका था, बट 1950 26 जनवरी 1950 को उस दिन को एक माइंड में रखते हुए, पवित्र मानते हुए हम लोग 26 जनवरी 1950 को ये फर्स्ट टाइम जो है असेंबली में इसको पारित किया गया था। और इसी दिन शपथ लिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे। और उन्होंने उस दिन शपथ ली थी भारतीय संविधान की, और उनके हाथ में संविधान का जो पूरा जो मसौदा, पूरा जो एक किताब है, वो सौंपा गया था। लेकिन इसके पीछे क्या जर्नी रही है, क्या मेहनत रही है, उस चीज़ को आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैं ये बता दूं कि संविधान का सेंस क्या है। अब यहाँ से आप टू द पॉइंट, बिल्कुल जैसे पढ़ाई करते हैं उस तरह से फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? देखो, किसी भी संस्था को चलाने के लिए छोटा सा आप एक ट्यूशन का भी अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल का एग्जाम्पल लो या आप अपने घर का ही एग्जाम्पल लो, तो इन सारे परिस्थितियों में क्या होता है कि उसे सुचारू ढंग से चलाने के लिए, यानी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, सही तरह से सारा कुछ गवर्न हो सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन तैयार करते हैं। आप स्कूल जाते हो तो उसके लिए ड्रेस होना आवश्यक है, आई कार्ड होना आवश्यक है। उसी तरह से आप कोचिंग आते हो तो आपको कोचिंग का नोट्स होना आवश्यक है, एक टाइम पर आना आवश्यक है, टाइम पर जाना ज़रूरी है। तो ये सारे रूल रेगुलेशन छोटे छोटे जगह पर आप इसी तरह के पॉइंट्स के लिए कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस है। तो ज़रा सोच के देखो, इतना विशाल देश को गवर्न करने के लिए, इतने विशाल देश को चलाने के लिए क्या किसी रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो भारत देश को गवर्न, हालांकि हम तो आज़ाद हो गए तो 47 में ही ना भाई, बट आज़ाद तो हो गए, लेकिन देश को कैसे चलाया जाए ये बाबा अम्बेडकर को जो है नियुक्त किया गया था। और इसमें और भी बहुत सारे लोग थे, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था, लेकिन संविधान के मसौदा का अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसमें सारे काबिल नेता लोग थे, मौलाना आज़ाद भी थे। तो इन लोगों के मेहनत का नतीजा था कि हम आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक शांति के साथ सारे मज़ाहिब, सारे धर्म, सारे जाति वाले लोग एक जगह पर जमे होकर इस बात का सबूत देते हैं कि भले ही हम अनेक हैं, हमें समानताएं शायद न हो किसी चीज़ को लेके, लेकिन जब देश की बात आती है, आइन की बात आती है, कानून की बात आती है, तो हम भारतीय होते हैं, तब जाके हम किसी मज़हब या किसी जाति को बिलोंग करते हैं। ये इस चीज़ का सबूत है। जैसा कि आप जानते हो कि दिल्ली में भी इस चीज़ को परेड किया जाता है और बहुत बड़ा एक प्रमाण साबित किया जाता है दुनिया के सामने कि जब राष्ट्रीय पर्व की अगर बात आती है तो हम भारतीय एक होते हैं। यहाँ पर किसी भी भेदभाव को थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, नहीं ऐसा किया जाता। ये भारत की सबसे बड़ी खूबी है, यानी अनेकता में एकता। अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली भारतीय संविधान की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, कई बार ये चीज़ें मैंने आपको बताई है कि संविधान शासन के नियमों का समूह है। संविधान शासन के नियमों का समूह है। देखो, भाषण खत्म करने के लिए बस यहीं से हम कट ऑफ मारेंगे और कितने दिन में संविधान बना, दिस दैट हुआ, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट हम कंसेप्ट देना चाह रहे हैं कि संविधान शासन के नियमों का समूह है। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? गुड। नेक्स्ट, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की रचना की जाती है। शासन व्यवस्था सही ढंग से चले, इस चीज के लिए संविधान का होना आवश्यक माना जाता है। संविधान किसी देश के शासन की रीढ़ मानी जाती है। अगर कोई भी अगर ऐसा देश है जहां अगर संविधान नहीं है तो यकीन मानो कि उस देश को सही तरह से गवर्न कर पाना, संचालित कर पाना, कंट्रोल कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। और जिस देश में संविधान है तो उस देश की आत्मा या उस देश की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन मानी जा सकती है। इसीलिए मैंने यहां कहा कि संविधान किसी देश के शासन की रीढ़ है। अब संविधान को अगर आप परिभाषित करना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हो कि संविधान ऐसा लिखित एवं अलिखित दस्तावेज है जिनके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की, जनता की शक्ति, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि किसी देश का संविधान लिखित नियमों का ऐसा समूह है जो इस देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है और यह किसी राष्ट्र का सर्वोच्च कानून माना जाता है। कहने का साधारण सा मतलब यह है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो लिखित दस्तावेज है, हालांकि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां ये लिखित दस्तावेज नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। तो संविधान मुख्यतः अगर एक लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो संविधान किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कायदे की आवश्यकता होती है उसे ही हम संविधान कहते हैं, साधारण सी भाषा में। अब मैं आपसे अगर ये जानना चाहूं कि भाई संविधान की हमें आवश्यकता पड़ी क्यों? अरे बाप रे, 3 साल के बाद, इतना दिन तक, लगभग 2 साल कुछ महीना और कुछ दिन का जो इसको टाइम लगा, तो इतना दिन लगाने की इसको ज़रूरत क्या थी? क्या देश हमारा ऐसे नहीं चल सकता था? क्यों? ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? कुछ ऐसे भी देश अभी दुनिया में हैं जहां संविधान तो लिखित नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। आइए अब इसके हिस्ट्री की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। ओके, कुछ एक आध दिन पहले शायद आप लोग इस चीज़ पे चर्चा कर रहे थे। 1922 का डेट था बेटा वो, जिसमें सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठित होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो 1922 का वो डेट था जब महात्मा गांधी ने चिंता जताई थी
कि भारत को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा गवर्न होनी चाहिए, और उस गवर्न को करने के लिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। 1922 का डेट था, उस दिन आप लोग गलत डेट की व्याख्या कर रहे थे, इसको माइंड के में बैठा लीजिए। अब संविधान सभा जब होगी तो सीधी सी बात है, उसके लिए कोई कमेटी बैठाई जाएगी। वो हमारी कमेटी थी कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में टोटल जो सदस्य की संख्या थी, यहां से बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। 389 तो 389 सदस्य को नियुक्त किया जाता है, ओके। और 389 में से यानी 389 में से टोटल एक ही प्रांत के या एक ही फील्ड के नहीं होते हैं, इसको आप समझिएगा अच्छे से। 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नर से लोगों को बुलाए जाते हैं। 296 निर्वाचित होते हैं जो कि ब्रिटिश प्रांत के होते हैं, ठीक है। और 93 जो है वो देशी रियासत से होते हैं। देशी रियासत का सेंस ये है कि उस वक्त में हमारा देश जो है कि रियासत में बटा हुआ था, जैसे कि मैसूर के एक अलग किंग होंगे, अपना सीतामढ़ी है तो सीतामढ़ी के एक अलग किंग होंगे, बिहार के अलग होंगे, इस तरह से लोग बटा हुआ था। तो वो देशी रियासत कहलाता था। रियासत तो देश का रियासत तो देशी रियासत। उससे 93 सदस्य लिए गए और ये मनोनीत थे। जो देशी रियासत वाले थे उसको मनोनीत कहा था 93। इस तरह से आप सबको ऐड कीजिएगा तो 389 की संख्या बनती है। ये लोग एक साथ मिलकर संविधान को तैयार करने का काम किए। अब क्या है कि संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर हम बढ़ते हैं। देश के प्रत्येक प्रांत से चुने गए प्रतिनिधि से संविधान सभा का गठन किया गया, यानी देश के हर कोने कोने से, हर जाति बिरादर से, हर धर्म से कुछ न कुछ लोगों को लिया गया, ताकि अगर संविधान बने तो इस चीज़ में प्रॉब्लम ना आए कि यार किसी एक तबका को ज़्यादा वैल्यू दे दी गई है, उसके लिए अच्छे रूल रेगुलेशन है, अब बाकी पे ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए देश के प्रत्येक प्रांत से, हर एक जगहों से चुने गए प्रतिनिधियों से संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जैसा कि मैंने आपको बताया 389 है और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। प्रथम अधिवेशन यानी कि सबसे पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था, ठीक है ना। और आपको लास्टली 1950 को ये सेलिब्रेट किया था। सोचो कितनी कड़ी मेहनत की गई होगी, इसे कई साल का मेहनत लग गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था, जो अस्थाई पर चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे अस्थाई। अस्थाई का सेंस है कि रेगुलर नहीं थे, मान लिया गया था एक तरह से कि फिलहाल आप स्टार्टिंग पीरियड है तो आप इसको गवर्न करेंगे, आप इसके अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो थे, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करे गए थे, उनको जो है फिर फिक्स कर लिया जाता है कि आप अध्यक्ष हैं। अब यहां पे आप लोग थोड़ा सा डाउट होगा कि यार हम लोग तो ये सुने थे कि डॉक्टर अंबेडकर इस चीज को किए थे, अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर थे लेकिन वो प्रारूप समिति के थे, लेकिन जनरल वे में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपको राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। बात समझ में आई। 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री बने, पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष, यानी संविधान सभा के लिए जो टीम बनाई गई थी उनके सामने, समक्ष का से प्रस्तुत किया इन मसौदा को, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। यानी इन्होंने सबसे पहले संकल्प लिया
कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान अगर बनेगा तो इसके लिए हमें शपथ लेनी होगी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, इस तरह से उन्होंने बताया कि हम सबसे पहले एक भारतीय होंगे, उसके बाद जो आपको बनना है, जिस चीज को फॉलो करना है, जिस जाति में जाना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहले हम भारतीय होंगे। आपको हम बताएंगे प्रस्तावना के बारे में आगे चल के कि ये एक शपथ है पूरी तरह से कि भारतीय होने पर, संविधान बनाने पे हमें इस चीज को पूरी तरह से इस पे कसम खाना होगा। वो क्या है उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के रूप में परिष्कृत करने की प्रारूप समिति को गठित किया गया। ओके, सबसे पहले प्रमुख समिति में डॉक्टर अंबेडकर, और सबसे पहले ये जान लो कि प्रमुख जो समिति थी, कई सारी समिति थी, उनमें एक समिति का नाम था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट में से एक थे, फारूक समिति। ओके, इस समिति में डॉक्टर अंबेडकर, एन गोपालास्वामी और मोहम्मद सादुल्ला इत्यादि शामिल थे मुख्य रूप से। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 1949 में यह आपको बन चुका, लेकिन जिस पर 284 सदस्य जो हस्ताक्षर भी किए, 284। आप बोलोगे सर उस वक्त आप बोले थे कि 389 सदस्य थे, तो ये 284 फिर क्यों बचे? मामला यह है कि कुछ तो लैप्स कर गए, इंतकाल कर गए, कुछ ऐसे थे कि वो किसी वजह से, किसी कारणवश वो उस दिन नहीं पहुंच सके। देखो, दुनिया का कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे 100% लोगों की सहमति हो। कुछ ना कुछ लोग थोड़ा सा अनबन हो ही जाता है, तो सारे लोग उस तक नहीं पहुंचे थे। कुछ और भी वजह हो सकती है, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी रहा होगा। बहरहाल ऐसी आशंका जताई जाती है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिस पर 100% लोगों की सहमति बन सके, लेकिन ज्यादातर यानी 284 लोगों का हस्ताक्षर, जिसमें मेन सारे लीडर थे। जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया जाता है और प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि प्रथम गणतंत्र दिवस कहां मनाया गया था, किस मैदान में सबसे पहले मनाया गया था? इसको माइंड में रखिएगा। स्पीच के बाद आपको क्विज प्रोग्राम कराएंगे जिसमें कि ये भी क्वेश्चन होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में भी आता है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर अंबेडकर को। कारण यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने रेगुलर यानी सालों तक इस पर मेहनत की और हर दिन उनका सुबह से उठने से लेके सोने तक उनका सिर्फ और सिर्फ मेन काम था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, लिखना है, देखना है। पूरे देश भर के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा, मतलब कि पूरे दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा, उन सारे पॉइंट्स को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। लेकिन क्या सिर्फ अंबेडकर थे? ऐसा भी नहीं है, उनके साथ और भी बहुत बड़े बड़े लीडर थे, लेकिन मुख्य रूप से डॉक्टर अंबेडकर थे, जिस वजह से उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, कई सारी बैठक हुई, 100 से ऊपर बैठक हुआ है टोटल, जिसमें से 24 जनवरी को सबसे जो है लास्ट बैठक हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन जो है संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन, जिस दिन लास्ट बैठक हुई थी, उसी बैठक में ये मतलब मान लिया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त करना है 1950 को। इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि भैया, जो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन दिया था कि संविधान की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी। साधारण में तो आप जान ही गए हो कि किसी देश को चलाने के लिए, सही तरह से गवर्न करने के लिए एक रूल रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। इस वजह से हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि संविधान सारे नियमों का एक समूह है, एक बुक है। तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट तो आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट, जनता में मैत्रीपूर्ण व्यवहार पैदा करने के लिए,
मैत्रीपूर्ण व्यवहार का मतलब ये होता है कि आपस में मोहब्बत कायम रखने के लिए, लफड़ा झंझट नहीं होने के लिए, या फिर आपस में धार्मिक उन्वान पर या किसी दूसरे पहलू पर नहीं लड़ने के लिए संविधान एक अहम भूमिका निभाता है। वो अलग बात है कि आज के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो संविधान में ही रद्दोबदल करने के पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर टकराव तो होना निश्चित बनता है, जैसा कि मौजूदा हालात अभी यूपी का है। लोगों की मूल पहचान स्थापित करने के लिए, आपकी मूल पहचान कैसे बनती है बताओ? अरे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही बनता है ना। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बता रहा है सबसे पहले कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण दिस दैट, ये सारी चीजें जो हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हमें भारतीय होने का सर्टिफिकेट देता है, और भी सारी चीजें हैं। लोगों की मूल पहचान को यह स्थापित करेगा और नागरिकों के अधिकार के संरक्षण अथवा विकास को सुनिश्चित किया जाएगा, और समाज में तालमेल को भी स्थापित किया जाता है संविधान के द्वारा। देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं संविधान के आखिर हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक है। मुख्य रूप से साधारण वे में यह समझो कि देश में शासन को, देश को सही तरह से चलाने के लिए, जनता को सही तरह से कंट्रोल करने के लिए, यहां तक कि शासक को भी कंट्रोल करने के लिए संविधान की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना खूबसूरत है स्टूडेंट्स कि उसमें यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि अगर कोई राजा यानी अगर कोई शासक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री वगैरह अगर अपने शासन का दुरुपयोग करता है तो उस पर भी महाभियोग या फिर दूसरे कानून को लगाया जा सकता है और उसे अपने पद की गरिमा को समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। अंततः अगर फिर भी अगर नहीं कोई ऑप्शन निकलता है तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। यह सारा प्रावधान आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए मैंने कहा कि देश को चलाने के लिए, जनता को गवर्न करने के लिए, यहां तक कि गवर्नमेंट को भी गवर्न करने के लिए जरूरी है कि भारतीय संविधान मुख्य मूल रूप से यह बना रहे। लेकिन भारतवर्ष में जैसी अभी की मौजूदा कोशिश चल रही है संविधान को की मूल आत्मा को नष्ट करने के लिए, तो हमेशा मैं ये बात कहता हूं ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि आपके गुरु ने आपको पढ़ाया, पढ़ के आप महान बन गए, लेकिन जब आप महान बन गए तो अपनी गुरु की आलोचना और गुरु की हत्या करने पर आप उतारू हो गए। ये कुछ ऐसे लोगों की कुछ ऐसी मिसाल दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कार्य के बारे में कि यानी जो आपका संविधान है वो क्या मुख्य रूप से काम करता है। यह लोगों के बीच विश्वास और तालमेल को स्थापित करता है और नागरिकों को अधिकार देता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है तो हम वहाँ बात करेंगे। यहाँ छोटा छोटा पॉइंट्स को हम सिर्फ डील कर दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आप तो ये तो जानते ही हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा कि जो हमारा जो संविधान है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, ये दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को देने का काम करता है। ये दुनिया का एकमात्र एक ऐसा देश है जहां सभी को, हर किसी को पूर्ण रूप से अपने अपने हर फेस्टिवल, हर धर्म को मनाने की पूरी आज़ादी देता है। आप भले आपको अभी ये चीज़ का महसूस सही नहीं हो रहा हो, क्योंकि आए दिन आप न्यूज़ में देख रहे हैं, अखबार में देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग का लोगों को शिकार बनाया जा रहा है और तरह तरह से एक जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है। तो आज का जो जनरेशन है, नो डाउट कि वो संविधान को कैसे मतलब उस पर बिलीव कर पाएगा। वो तो यही सोचेगा कि यार आप सामने से अंगुल हटाइए, वो तो यही समझेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किताबों की चीज़ है, क्योंकि बच्चा सिलेबस में पढ़ रहा है कुछ और। अभी देखिए जैसे कि विवाह के ऊपर कानून बना दिया गया यूपी में, उसके पीछे निष्कर्ष ये लोग बड़ा अच्छा निकालते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हम संविधान को कहाँ टच कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा होने में कितना ऐसा ऐसा हो जाता है उसका पता भी नहीं चलता है।
मैं पॉइंट पे नहीं आना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इशारा देना चाह रहा हूँ कि अभी इन दिनों देश की दुर्गति हो रही है। दुर्गति से कुछ याद आया? नहीं याद आया? ठीक है, एक बार और फिल्म देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। चलिए, जिसमें गांधी जी का कैरेक्टर दिखाया गया है। चलिए हटाइए। तो भारतीय संविधान की विशेषता की मैं बात कर रहा था। सबसे पहला विशेषता तो आप ले सकते हो कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। क्या सेंस है, बड़ी खतरनाक लगा होगा, बाप रे क्या भौम भौम है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सेंस है कि सभी को जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। बात समझ पा रहे हो? आप चले जाइए दूसरे देशों में, ऐसा नहीं है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या फिर कहीं सैनिक शासन है तो कहीं तानाशाही है तो कहीं कुछ है। वो अलग बात है कि अब बहुत तेज़ी से लोकतंत्र जो है स्थापित हो रहा है पूरे दुनिया के सारे कंट्री में, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां ये पूर्ण आज़ादी नहीं है। और ये वयस्क मताधिकार कैसा मताधिकार है? सलमान खान, शाहरुख खान, कोई भी खान या कितने बड़े भी आदमी, आप अंबानी को कहीं नहीं ले आइए, अगर वो भी वोट दे रहे हैं तो उनके भी वोट का अधिकार और महत्व मात्र एक होगा। और कोई एकदम कॉमन आदमी भी अगर वोट देता है, हम आप भी अगर वोट देते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ उसी के बराबर माना जाएगा जो कि अंबानी के बराबर माना गया था। यानी एक बहुत बड़ा आपको एक अधिकार, एक पावर दे दिया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होना मांगता है। आपको बड़ा छोटा जाति मजहब से कोई मतलब नहीं है। आपके भी वोट की उतनी वैल्यू होगी जितना कि दूसरे की वोट की वैल्यू होगी। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का यह सेंस हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि सर्वाधिक लंबा व विस्तृत संविधान है हमारे यहाँ का, ये तो मैंने आपको बताया ही। मौलिक अधिकारों का प्रावधान है यहाँ, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीज़ें मौलिक अधिकार कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसी सारी चीज़ें जो आपको जन्म से प्रदान होती है, वो उसकी आज़ादी, जैसे धर्म की आज़ादी, जाति की आज़ादी, स्कूल की आज़ादी, शादी करने की आज़ादी, ये सारी चीज़ें जो हैं मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना वगैरह वगैरह, आपकी स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें भारतीय नागरिक होने के मौलिक कर्तव्य में आ जाती हैं। बहुत लंबा टॉपिक है ये सारा, मैं आपको बार बार बता दूं, मैं सिर्फ इंडिकेशन मार्क कह के मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला है पंथ निरपेक्ष। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो सबसे पहली बात कि आप लोग थोड़ा सा देर तक बैठना, स्पीच को फॉलो करना सीखिए। आप लोग इतने बच्चे नहीं हैं, थोड़ी सी देर होती है आप लोगों में प्रॉब्लम आनी खड़ी हो जाती है। अगर आप समय नहीं देंगे तो चीज़ों को ऐसे ही समझेंगे उबड़ खाबड़। और कोई भी न्यूज़ चैनल पे आके आपको एक बार ऐसा स्पीच देगा, बोला क्या बोला, या कहीं भी, और आपके पास वो बेसिक कंसेप्ट नहीं रहेगा, बेवकूफ़ बन के आ जाएंगे और संविधान की गलत व्याख्या लेके आ जाएंगे और फ्यूचर में वही सारी गलती करेंगे जो हमारे देश के ग्रेजुएट लोग जो हैं वो अंधभक्त होके वोट अपना कहीं और गिरा के आ जाते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं कि बहुत अच्छा शासन नहीं चल रहा है। देखो किसानों के साथ कितना दिक्कत, जीडीपी नीचे आ गया, जब वोट कहला दिए थे, ऐसे ही जीत गया का। ये उसी का नतीजा है कि डिग्री है भारत में, लेकिन समझने की सलाहियत जो है वो बहुत घटती जा रही है दिन ब दिन। तो सबसे पहले आप हार्ड स्टडी करना सीखिए। हार्ड स्टडी नहीं लीजिएगा तो कहाँ से कंसेप्ट मिलेगा? जम के बैठना सीखिए। ये दिन बार बार नहीं आएगा, साल में एक ही बार है कि मैं इसको व्याख्या कर रहा हूँ, वो भी शॉर्ट में कर रहा हूँ, ताकि हमें पता है कि पानी और बेहोशी वोशी सब आ जाएगा आप लोग को। संविधान, भारतीय संविधान बहुत व्यापक है, लेकिन नॉर्मली साधारण सी भाषा में समझना और समझाना ये हम दोनों आदमी की जिम्मेदारी है। पंथ निरपेक्ष का क्या सेंस? आपका सिलेबस भी क्लियर हो रहा है भाई, एग्जाम में लिखना पड़ता है। पंथ निरपेक्ष का क्या सेंस है? पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान की विशेषता में ये भी है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, यानी कि धर्म निरपेक्ष हैं, साधारण सी भाषा में अगर समझा जाए तो। ओके, अब धर्मनिरपेक्ष का क्या सेंस है? लगभग 90% लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या
आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि हम जो हैं वो आज़ाद हैं, आज़ादी मिल चुकी। अब कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैनिज़्म हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बौद्धिज़्म हो, इससे मतलब नहीं है। वो भारतीय है तो है, वो अपने फेस्टिवल्स को, कॉन्स्टिट्यूशंस को, अरे बैठ जाओ ना, जहाँ जगह मिल रही है यहीं बैठ जाओ, हाफिज जी के बगल में बैठ जाओ। टाइम का तो कोई परवाह है नहीं आप लोगों को। तो धर्म निरपेक्ष का सीधा सा मतलब है कि धर्म में निरपेक्षता होना, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, आपके मौजूदा जो पोजीशन है भारत का, यही हमको अफसोस बार बार होता है कि अभी आप जैसी जो, हम जैसी जो नई जनरेशन है, वो इस बात को बड़ा मुश्किल से मानेगी दिल से कि सही में हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं। शक हो जाएगा इस संविधान के इस लाइन पर, क्योंकि ऐसी चीज़ें दिख नहीं रही है ना भाई। मॉब लिंचिंग का शिकार बना दिया जा रहा है। भाई साहब, इतना ही अगर बुरा है डॉट डॉट की हत्या करना, तो आप हमको ये बताइए कि इस पर सरकार कानून क्यों नहीं बना रही है, प्रॉपर कानून क्यों लाइसेंस दे रहे हैं आप। खुल के हम बात कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, केस होगा तो हम पे ही होगा ना। गौ हत्या की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मॉब लिंचिंग जो इतने बड़े तादाद में किया जा रहा है, किया गया, तो सरकार उसको क्यों सर्टिफिकेट दे रही है। आपके सीतामढ़ी में भी हुसैना है, दिस दैट है, ये क्या ऐसी थोड़ी चल रहा है। लाइसेंस गवर्नमेंट दी है उसको चलाने के लिए, तो क्यों आप लाइसेंस क्यों दिए, रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं लाइसेंस। दूसरा कि इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया था कि जो मशीनरीज आती हैं, वो पहले वो 20% उस पर टैक्स लग रहा था और अभी उस पर 5% क्यों कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा गवर्नमेंट, सॉरी नाम से मैं नहीं बोलता हूं लेकिन बोला गया, चलिए कोई बात नहीं है, मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो इस पर टैक्स भी कम कर दी है, और झूठ का जो है वो डंका पीट रहे हैं कि हमें गौ माता की रक्षा करनी, बिल्कुल करिए, करनी चाहिए भी, हम भी इस चीज़ के साथ में, क्योंकि गाय नो डाउट के हमारे लिए बहुत उपयोगी जानवर है। लेकिन जरा ये भी बता दीजिए कि जो कस्साब होते हैं, सारे कस्साब तो गाय को ज़बह करते नहीं हैं, कुछ जो करते हैं, क्या वो कहाँ से लाते हैं, पैदा कर लेते हैं क्या, आदमी से गाय निकला है कभी क्या वो पालते हैं, पालते भी नहीं है। मैं इसका चैलेंज दे रहा हूं, एकाक निकल जाए। वो कहां से लाते हैं, वो वहां से लाते हैं जब गाय दुधालू नहीं होगी। टॉपिक से हम बहक गए ना, क्या करें, यही ना बोल रहे हैं। आने वाला जनरेशन सनक जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या संविधान है और वाकई में आज़ादी मिल नहीं रही है। ऐसी ही सन के हर कोई, और ये होते होते कभी ना कभी एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। बहरहाल, मैं इस टॉपिक को मैंने पूरा कर ही दूं। पहले वो गाय वहां पे पहुंचती कहां से, वो गाय पहुंचती है जो दूध नहीं दे रही होती है, या फिर मतलब वो यूजलेस हो गई रहती है। और इस्लामिक कानून भी है कि आप वैसे गाय की हत्या करते हैं यानी उसकी बलि चढ़ाते हैं जो कि दुधालू नहीं होती है, जो प्रेग्नेंट नहीं होती है। क्या हाफिज साहब, उन चीज़ों का है, आप कर सकते हैं। अब हमको बताइए कि वैसी गाय को करता क्या है गाय पालने वाला, कि वो बेचारा न चाहते हुए भी, चाहता नहीं है वो भी बेचना, जो हकीकत हम बता रहे हैं, वो बेचारा न चाहते हुए भी 2-4 पैसा मिले, क्योंकि वो गाय पालने वाला ज़्यादातर लोग तो ऐसी गरीब है, कहाँ से उसको चारा खिलाएगा जब वो दूध ही नहीं दे रही है। वो जाके फिर कसाब के हाथ से बेच आता है। कसाब भी जो है नहीं चाहता है कि भैया हम इसको ज़बह करें। सच्ची बात बताते, आप एकदम धर्म को साइड कर दीजिए, बिल्कुल साइड कर दीजिए। ईमानदारी से आप हमको ये बताइए कि क्या आपको अगर इतनी सहूलत गवर्नमेंट दे कि आपको जॉब मिल सके, आपको एजुकेशन मिल सके, तो क्या इसमें से कोई भी आदमी चाहेगा कि हम कसाई बने? पॉसिबल ही नहीं है। उसके साथ भी समस्या है कि थोड़ा सा अपने फैमिली को चलाने के लिए वो भी चाहता है कि यार ना चाहते हुए भी चल हम इसकी कुर्बानी कर दें, इसकी बलि चढ़ा दें। हम बात समझ रहे हैं? देने वाला भी मजबूर, करने वाला भी मजबूर। मजबूर कर कौन रहा है? ये जिम्मेदारी किसकी, हमको बताइए। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको सहूलत दे, गौशाला बनवाए। गौशाला है बना हुआ 2-4 गो, लेकिन 2-4 कहने मतलब बहुत चंद है। वो ऐसा गौशाला कि वहां जाओगे तो गाय सब ऐसा मुँह चार के पड़ी रहती है कि वो आपको लगेगा कि बाप रे बाप, भूत को देख रहे हैं कि आदमी को देख रहे हैं कि ढांचा को देख रहे हैं, पता नहीं चलेगा। यानी वहां इतनी बुरी दशा है कि वो हमको लग रहा है कि वो बद्दुआ पड़ेगा गौशाला के कंट्रोलर लोगों को। अब गौशाला किसके देख रेख में बन रहा है? तो इन्हीं कुरीतियों यानी गलत नीतियों वाले के रूप में बन रहा है। साधारण भाषा में कहा जाए तो जो प्रोपेगेंडा चलाते, बड़का भोंपू निकालते हैं,
कि गाय माता की जो है वो रक्षा करेंगे, लेकिन रक्षा के नाम पे मात्र खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यतः समझ में ये आ रहा है, अंदरूनी चीज़ों को देखिएगा तो गवर्नमेंट इसको अंदर से कंट्रोल करना चाह ही नहीं रही है। आपको मैंने बताया था ना ताज होटल के बारे में, कई सारे चीज़ों के बारे में। कई सारे भारत में ऐसे होटल्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं जहां इन चीज़ों का बाजाप्ते मांस बनाया जाता है। इसको लाइसेंस कौन दिया? गवर्नमेंट खुद दी है। अरे भाई, आपके हाथ में सारा कुछ है, आप अभी दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजनेता बने हुए हैं, सबसे शक्तिशाली पार्टी आपके पास है, सबसे ज़्यादा सांसद आपके पास है, सबसे ज़्यादा पैसा आपके पास है। अब क्या चाहिए? ऊपर से कोई अवतार का इंतजार कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं आप? लाइसेंस मत दीजिए, लाइसेंस रद्द कर दीजिए। लेकिन ये लाइसेंस रद्द नहीं करेंगे, सिर्फ इस पे राजनीति करेंगे ताकि जो भारत में जो पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है उसकी तो बात ही खत्म है, उन लोगों को मूर्ख बनाता जाए और मूर्ख बनाते के साथ उनका वोट जीता जाए और हर साल जो है हम प्रधानमंत्री बनते चले जाएं। ये एक छोटा सा आपको हम एक हिंट दिए हैं। गवर्नमेंट अंदर से ऐसा कुछ कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए बैन इस पर। क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको यहां तक कि एक बता दें, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इदारा अगर कोई है तो उलमाए देवबंद, यानी कि क्या नाम है पूरे मदरसा का? दारुल उलूम देवबंद। वहां से तो व्याप्त इस चीज का फतवा दे दिया गया था कि आप बकरीद में ठीक है अगर प्रॉब्लम है तो गौ हत्या नहीं करें। क्या जी, व्याप्त हमारे गांव में अनाउंस किया गया था इस चीजों का, मुफ्ती मुजीबुर रहमान ने किया था। अब क्या चाहिए? सबसे बड़े इदारा से अनाउंस मिल गया, उसके बावजूद अगर इस पे पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जा रहा है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट ही खिलवाड़ कर रही है। और इसके हत्या के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई विलन है तो वो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है। मौजूदा गवर्नमेंट कौन है आप लोग जान ही सकते हैं। और भी बहुत सारे सबूत हैं देने के लिए, लेकिन रहने दिया जाए, नहीं तो मालूम पड़ा कि फिर हम सलाह के पीछे नजर आएंगे। बहरहाल, इतना जो बोल पा रहे हैं, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको तो हम वायरल भी करेंगे इस वीडियो को। ये अधिकार कोई देता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ही देता है। और भारतीय संविधान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये भारत में रहने वाले हर नागरिक, हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति की ये एक प्रॉपर्टी है और इसको फॉलो करने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। तो आपको मौलिक अधिकार में ये सारी चीज़ में शांत एक ये भी आ जाता है कि अभिव्यक्ति की आपको आज़ादी दी जाती है, स्पीच देने की आपको आज़ादी दी जाती है। आप अपनी बातों को रख सकते हैं एक लिमिटेशन में। और अभी जो मैंने बात रखी है ये कहीं ना कहीं सत्य पे पूर्णतः आधारित है, इसीलिए इस पर किसी भी तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, यानी हमारे यहां अदालतों का भी प्रावधान किया गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एक राज्य स्तरीय, गांव स्तरीय जो होता है, त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, प्रधानमंत्री भी कभी कंट्रोल नहीं होता, वो आज़ाद होता है, वो अपना शासन व्यवस्था और अपनी अभिव्यक्ति को दे सकता है। एकल नागरिकता की व्यवस्था, जैसे अमेरिका में एकल नहीं है, द्वि नागरिकता है वहाँ। जैसे आप अगर वाशिंगटन के, तो वाशिंगटन का स्पेशल है आपके पास, प्लस अमेरिका का है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। अगर हम बिहार के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, दिल्ली के हो, मुंबई, कहीं के भी हो, लेकिन अगर हम भारतीय हैं तो हर जगह के लिए भारतीय हैं। स्पेशल हमें बिहार का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, हमें सर्टिफिकेट मिलता है पूरे भारतवर्ष का। बात समझ में आ रही है? तो एकल नागरिकता इसी को कहते हैं। नम्य एवं अनम्य का निर्माण, नम्य एवं अनम्य के निर्माण का क्या सेंस है? मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा ठोस भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा नर्म भी नहीं है, यानी एक लचीलापन भी इसमें नहीं है। जरूरत पड़ने पर ये आपको छूट भी देता है और जरूरत पड़ने पर आप पे लगाम भी कर सकता है ताकि आप में बिगाड़ पैदा ना हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रावधान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रावधान का क्या सेंस है?
लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रावधान का ये एक सेंस है कि लोग ही यहां के शासक होंगे। भले हम शासक नियुक्त करते हैं, लेकिन उस शासक को भी कंट्रोल करने का अधिकार जनता को यानी कि लोग को दिया जाता है, जिससे कि बनता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। आखिरी पॉइंट बता के भारतीय संविधान की विशेषता का मैं टॉपिक खत्म करूंगा। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय प्रणाली। बस गर्व ही कर सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली है। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, तब और फिर इसका मैं आगे डिटेल करूं। स्वतंत्र का मतलब जानते ही हो, निष्पक्ष का मतलब जिस पर किसी का जोर ना हो, और चुनाव प्रणाली यानी कि चुनाव के होने का जो सिस्टम है, जो चुनाव प्रणाली है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर गवर्नमेंट का किसी का भी कोई अंकुश नहीं होनी चाहिए। आप हमको बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जब जब जीतते हैं तब तब ये हल्ला होता है कि वोट से नहीं ईवीएम मशीन जिता दिया है। ये कैसा चुनाव प्रणाली है भाई साहब? चुनाव प्रणाली में एक लिमिटेशन होता है कि इसके बाद आप कोई भी स्पीच ऐसा नहीं दे सकते हैं जो कि आप प्रचारक के रूप में हो, और कोई तो कोई छोड़ो, प्रधानमंत्री खुद ही उसका उल्लंघन कर दिए थे इस इलेक्शन में। यानी उन्होंने खुद ही जो है मंच से जो है प्रचार कर दिया था अंकुश लगने के बाद। तो काहे का स्वतंत्र चुनाव प्रणाली है? कहने का मतलब यह है कि अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है संविधान को बनाने में, वो संविधान का कुछ अंश सिर्फ और सिर्फ किताबों में रह गया है, प्रैक्टिकल लाइफ में इस मौजूदा गवर्नमेंट में फॉलो नहीं किया जा रहा है। फिर भी भारत महान है, बिल्कुल महान है, काहे नहीं महान है, संविधान महान है, लेकिन अभी का जो पोजीशन है इस पे कितना महान है बताने की आवश्यकता तो नहीं है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। बात तो मैंने आपको की ही थी। चलो इसमें से कोई एक बंदा हमें ये बता दो कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कितने टाइम लग गए थे इसको बनाने में पूरी तरह से, बताइए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वाह, वेल डन। और ये बताइए फिर कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन सी समिति को गठित की गई थी? कैबिनेट। ठीक है, जिसको हम प्रारूप समिति के भी नाम से जानते हैं। सिट डाउन प्लीज। अब मैं इस पॉइंट से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इतना दिन जब लगा भैया, लगभग अप्रॉक्सीमेट 3 साल मान ही लिया जाए अप्रॉक्सीमेट, तो इतने दिन के मेहनत के बाद जितना देर आदमी उठा हुआ इसी काम को कर रहा है, प्लस इसमें बड़े बड़े स्कॉलर थे। मैं एक इशारा में यहाँ पे करके बात को ख़त्म करता हूँ।